दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आखिर बड़े दिनों बाद आज दोबारा आपके बीच लाइव है और एक अहम मुद्दे पे हम लोग लाइव हैं, मूल निवास के बारे में। क्योंकि परसों एक बहुत बड़ी संख्या में देहरादून के अंदर बहुत उत्तराखंडी इकट्ठे होने वाले हैं भैया। क्योंकि मूल निवास क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि मूल निवास है क्या। तो गज्जी भाई आज हमारे साथ है, गजेंद्र भाई। प्यार से मैंने गज्जी भाई भी बोल लेते हैं। गजेंद्र भाई, आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता फील्ड में हैं और बहुत सारे लेख भी आपने लिखे हैं उत्तराखंड के बारे में। लेकिन जो आज की नई जनरेशन है वो मूल निवास के बारे में नहीं जानती है। और मूल निवास कहते हैं कि ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे पहले भी एक रैली हुई थी, मैंने उसको कवर किया था। तो जो यंग जनरेशन थी उन्हें ज़्यादा पता नहीं था मूल निवास के बारे में। तो आपसे शुरुआत करेंगे कि आखिर है क्या मूल निवास, क्यों ज़रूरत आन पड़ी मूल निवास की, जो आज की यंग जनरेशन इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल इस राज्य का जो मांग थी कि अलग राज्य क्यों होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग कोई पाकिस्तान के नागरिक थे, उनसे हमारा कोई झगड़ा था। उत्तराखंड के लोगों को लंबे समय तक ये लगा कि हम लोग लखनऊ वाले कल्चर में अपने को कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये था कि भाई जो हमारे सीधे साधे भोले भाले पहाड़ के जो लोग हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आंदोलन से लेके और राज्य प्राप्ति आंदोलन, और इस देश में कोई भी ऐसा वार नहीं हुआ जिसमें उत्तराखंड के लोगों ने अपनी शहादत न दी। लेकिन उसके बाद भी लगता था कि भाई लोग उत्तराखंड में पनिशमेंट पोस्टिंग जो है, कहा जाता था कि उत्तराखंड में दी जा रही है, और यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। हमारे लोगों को लिए लखनऊ जाना बहुत दूर था, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और काबिलियत की कहीं कमी नहीं थी। अच्छा। काबिलियत का आलम यह था कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि केसी पंत से लेके एनडी तिवारी से लेके और मुरली मनोहर जोशी और तमाम हरीश रावत जैसे बड़े बड़े लोग उस दौर में भी उन्होंने देश में प्रतिनिधित्व करने का काम किया। ठीक है। यानी कि प्रतिभाओं से भरा हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि हमारा आदमी उपेक्षित महसूस कर रहा था अपने आप को। लड़ाई इसलिए लड़ी गई कि भाई बेरोजगारी है तो हमारे आदमी का नंबर नहीं आ रहा, पहाड़ का आदमी कहाँ जाए, किसके पास रोना रोई। फिर ये रही कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसका एक अलग राज्य होना चाहिए, वो राज्य पहाड़ी राज्य होना चाहिए, पहाड़ में उसके ऑफिस होने चाहिए, यहाँ के लोग उसके नेता होने चाहिए, यहीं का अधिकारी होना चाहिए, यहीं का ठेकेदार होना चाहिए, यहीं का जो है काम करने वाला होना चाहिए। ये था कि अपना राज्य होगा तो जो समस्याएं उनका समाधान होगा, इसलिए अलग राज्य मांगा था। और ये थी एक लोगों के दिमाग में कि 1950 में जब ये जिस देश में जब से हमने संविधान की व्यवस्था लागू हुई देश की आज़ादी के बाद, तो ये था कि भाई चलो आज के बाद जो है इस राज्य के बनने से हमारा जब अलग राज्य होगा तो उस राज्य में जो राज करने वाले लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सब अपने लोग होंगे। इसलिए इस राज्य की मांग की गई थी। और वही सवाल था कि इस राज्य के साधनों पर, संसाधनों पर, नौकरी पेशा हर चीज में यहाँ के मूल निवासी का पहला अधिकार होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। ये आज जो आप कह रहे हैं कि परसों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये 23 साल बाद मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से जब जब चुनाव निकट आते हैं तब मूल निवास, पिछली बार भी रैली करी थी, कमेटी भी बनाई गई थी। अब कहते हैं कि जिसके पास मूल निवास है उसको स्थायी निवास की जरूरत नहीं है। तो ये हो क्यों नहीं पा रहा? पहाड़ी राज्य, पहाड़ी मुख्यमंत्री, सब चीज़ें यहाँ का पहाड़ के होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो लोग सड़कों पे हैं, इनकी बेसिकली इन्हें पता है कि हम चाह क्या रहे हैं एक्चुअल में। दिक्कत ये है कि इस राज्य तो अपना मिल गया, 23 साल भी हो गए। जो राज कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, इस प्रदेश के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घुसपैठ देखने को मिली इन 20-22 सालों में कि हमारे साधनों और संसाधनों पर उन लोगों ने डाका डाल दिया है जिन लोगों का यहाँ से कोई सरोकार नहीं है, जो लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है। आज की तारीख में आपने देखा जो हमारा रिसेंट सिलक्यारा वाला जो टनल का हादसा हुआ, वो जो काम है ऑल वेदर का काम, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का काम भारत सरकार ने यहाँ दिया, उस काम को वहाँ कौन कर रहा है? उत्तराखंड के जो है आज भी 500 मजदूर कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ। जो वहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं हमारे, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन गए। 12,000 करोड़ रुपए के काम में जो ऊपर की मलाई थी वो ठेकेदार ले गए, जो गाजियाबाद के थे, तो हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, देश के विभिन्न राज्यों के थे। उन लोगों को काम मिल गया क्योंकि उनके लिए एक ऐसी लाइन बनाई गई कि उत्तराखंड के आदमी को काम ही ना मिले। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ आते हैं, उनका अपना यहाँ कुछ नहीं है, वो हमारे लोगों की मशीन, हमारे लोगों की मजदूरी, हमारा ठेकेदार, हमारा जो है खच्चर, हमारा घोड़ा, उन लोगों से काम करवाते हैं, अपनी शर्तों पे काम करते हैं। और जो सारा मुनाफा है, असल मुनाफा उन लोगों को मिल जा रहा है। नौकरियों को लेकर आपने देखा
ये जो विगत सरकारें रही, इन्होंने कहा कि भाई जो आदमी 15 साल से आ रहा है वो अस्थायी निवासी हो गया। अब आप बताइए कि 2000 में तो राज्य बना, उसके बाद से जो हर 15 साल में कोई व्यक्ति भी होता रहेगा तो यहाँ का जो है अस्थायी निवासी हो गया। वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ विधायक बन रहा है, वो यहाँ जो है तमाम पदों पर बैठ रहा है और सब कुछ चला रहा है। तो हमारी जो कमांड है, जिसके लिए भी हम कहते हैं कि ये दिल्ली बेस्ड हो गया है, भाजपा कांग्रेस जो इस प्रदेश में शासन कर रही है, उनका हाईकमान कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। उन लोगों के इमोशन हमसे नहीं है, वो लोग इसको एक व्यापार की तरह चला रहे हैं। उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की उन्होंने, वहाँ पर उनकी पार्टी की सरकार बन गई, सारा कुछ जो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। उनके जो बड़े हाई कमान बैठे वहाँ से हमें कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी नीतियाँ यहाँ चल रही हैं। नीतियाँ बनाते वक्त, नियम बनाते वक्त, कोई भी चीज़ करते वक्त जब तक यहाँ की मूल भावना से आप उसको अटैच नहीं करोगे तो चीज़ें चलेंगी कहाँ से? और आज ये जो लोग सड़कों पर हैं, ये इसीलिए तो हैं कि आज उत्तराखंड का आदमी बर्तन धुलने के लिए दिल्ली मुंबई जाने को मजबूर है। ये बात मुख्यमंत्री ने भी कोट करी जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। अगर त्रिवेंद्र सिंह ने वो बात की कि त्रिवेंद्र सिंह को करना चाहिए था ना कि हमारा आदमी तो उसको भी अगर आप वो करते कि त्रिवेंद्र सिंह ने क्या बोला था। इन 22-23 सालों में अगर हमने कुछ भी जोड़ा होता और हमने इस भावना पे काम किया होता कि इस प्रदेश के साधनों पर, संसाधनों पर पहला हक उत्तराखंड के आदमी का है। 3.25 लाख लोगों को लेकर आए थे आप कोविड में घर। चलिए थोड़ा एक आसान भाषा में भी बात करते हैं ताकि जितने भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में जो सवाल है वो भी हम लोग लेंगे इसमें। अगर मूल निवास आ जाता है तो किस प्रकार का मूल निवास चाह रहे हैं इस समय? मतलब आपकी क्या सोच है कि जो आप सड़कों पे उतरेंगे तो किस प्रकार का मूल निवास होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या मतलब किस तरीके का एक बेस तो बनेगा ना उसका कम से कम? भाई मूल निवास का मतलब हमने ये माना कि जो लोग 1950 में उत्तराखंड में थे, ठीक है, इस परिधि में, जिस परिधि में हमारा उत्तराखंड बना, जिसकी यहाँ जमीन थी, जिसका घर था, वो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी, उसकी औलादें मूल निवासी, उसके नाती पोते जो चलते जाएंगे हो। दूसरी व्यवस्था क्या कि उत्तराखंड बनने के बाद भारी संख्या में दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आके बैठ गए। नहीं, फायदा क्या होगा? मेरा सवाल यह था कि मान लो मूल निवास अगर हो जाता, किस प्रकार का मूल निवास होना चाहिए? मूल निवास का एक ही प्रकार होता है कि उसके जो सारे राइट्स हैं उस मूल निवासी के पास है। जो आज हम बार बार हिमाचल का उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं कि हिमाचल हमसे बहुत आगे निकल गया, वो बहुत बेहतर है, उनका जो भू कानून है हमसे बहुत मजबूत है। वो क्यों कहते हैं इस बात को? वो इसलिए कहते हैं कि वहाँ उस प्रकार से ज़मीन बेचने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो बार बार सरकारें बनी, सरकार क्या कहती, कभी कहती है कि भाई साहब आपने जो 200 गज खरीद लेगा वो आप खरीद सकते हैं, आप इससे ऊपर नहीं खरीद सकते हैं, इससे ऊपर आप खरीद रहे हैं तो आप उसको जो है सरकार उसको रिलैक्सेशन दे रही है। वो आदमी भी बराबर का आपने भागीदार बना दिया। तो मतलब जिस आदमी ने 15 साल पहले देहरादून में जमीन खरीदी, उत्तराखंड में खरीदी, उसके राइट और विजय सिंह रावत के राइट्स बराबर हो गए, जिनके दादा परदादा पुरखे यहीं पैदा हुए। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जो जितने भी मलिन बस्तियों के लोग हैं उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। वो मलिन बस्तियों के लोग जिनको हाईकोर्ट उड़ाने के लिए कह रहे हैं, इनको हटाइए, आप यहाँ से डिसमेंटल कीजिए, आप उनको बचाने के लिए करो, आपने कैप लगा दी वहाँ कि आप अध्यादेश लेकर आ रहे हैं। वो जो मलिन बस्ती में लोग रह रहे हैं और जो उत्तराखंड का सुदूर जो पहाड़ी इलाका है जहाँ से मतलब काफ़ी जो यहाँ के जिनके पूर्वज रहे हैं उनका बराबर हो गया, मतलब क्योंकि उनके पास भी सेम डॉक्यूमेंट है और आपके पास भी सेम डॉक्यूमेंट है। दरअसल क्या है कि इसमें निश्चित रूप से वही बात है। हमारा मानना यह कि ये राज्य ऐसा राज्य नहीं कि जिस प्रकार से लोग उदाहरण देने लगे आप इस लड़ाई के साथ में, इस मूल निवास के सवाल के साथ में, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो दूसरी तीसरी प्रकार के लोग हैं, वो कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग भी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, वो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा राज्य है जिस राज्य को पाने के लिए 42 लोगों ने शहादतें दी, जिनके जवान बेटे मरे। वो इसलिए नहीं मरे कि भाई हमारे और दूसरे राज्यों में समानता है, उन राज्यों को सरकारों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाया। लेकिन ये राज्य आंदोलन से, सादत से पाया हुआ राज्य है। इस राज्य को बड़े भावनात्मक रूप से जो है हासिल किया गया है, बहुत कठिन लड़ाई से हासिल किया गया है। अब अगर आप उन मलिन बस्ती के व्यक्ति को जो आके जो है मजदूरी करने आया, उसने अवैध बस्ती बसा ली, वो भी विधायक बनने का हकदार हो गया, वो भी मेयर बन सकता है, वो भी यहाँ का ब्लॉक प्रमुख बन सकता है, वो सांसद बन सकता है, वो उसको आप कुछ भी बना दे रहे हैं। जब वो भी बराबर हो गया और आप भी बराबर हो गए तो आपने इस राज्य को जो मांगने की जो मूल भावना थी उस पर कुठाराघात हुआ है। उसी लड़ाई को लेकर आज भी हम कह रहे हैं कि अगर अभी कुछ दिन पहले जो वो लिस्ट जारी हुई थी कि भाई एम्स में बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग भर्ती हो गए, हम कह रहे हैं राजस्थान के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। राजस्थान की स्थिति और उत्तराखंड की स्थिति एक जैसी नहीं है। हमारे लोग आज जो सीमांत राज्य के लोग हैं, हम चीन हमारे बॉर्डर पे है, हमारा जो है नेपाल वहाँ बॉर्डर पे है, इन राज्यों से हमारा जो सीमांत प्रदेश है, इस सीमांत प्रदेश की स्थितियाँ डिफरेंट हैं। उन डिफरेंट स्थिति में अगर हम आज इनका संरक्षण नहीं करेंगे, आप कहते हैं ना कि जो आखिरी गांव माना था वो पहला गांव हो गया, ये बोलने से तो नहीं चलेगा।
आप अगर उस गांव के मूल निवासियों को वहां नहीं बसाएंगे, आप उनको नहीं लाएंगे, और वो कब बसेगा वहां पर? जब आप उसको अधिकार देंगे। आपको लगेगा कि भाई आपने वहाँ फलानी जगह पे जो है 100 लोगों की भर्ती करने, तो आपको बोलना पड़ेगा कि माणा गांव के आदमी को प्राथमिकता दी जाएगी, तभी तो माणा गांव का आदमी उस गांव में रहेगा। या ऐसा कहने से भला नहीं होने वाला कि भाई आखिरी गांव का नाम पहला गांव होगा, तब तो भला नहीं होने वाला। आज सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि पिथौरागढ़ से लेके चमोली गढ़वाल से लेके उत्तरकाशी का जो सीमांत क्षेत्र है हमारा, ये असुरक्षित है। आप इसको बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपने इस एंगल पे काम नहीं करा कि वहां पर आप पहला अधिकार उन लोगों को देंगे जो वहां का मूल निवासी है, उस जिले का है, तो तब तक भला नहीं होने वाला है। और इस प्रदेश का भला इमोशनली तब तक नहीं हो मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, जब तक वो इमोशन से नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा में फिर डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी कि भैया आप तो उत्तराखंड के मूल निवास की बात कर रहे हो, बाहर के लोग आ नहीं सकते हैं इस तरह के, तो एक मतलब अगर हर राज्य अपना मूल निवास इस तरीके से कर देगा, तो फिर एक जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो आपको नहीं लगता कि भाई वो कहेंगे कि भाई आप तो उत्तराखंड अलग मूल निवास कर रहा है, उत्तर प्रदेश अलग हम मूल निवास कर लेते हैं, तो ऐसे में तो फिर अनेकता में एकता की बात तो रही नहीं जाएगी। फिर मैं कहता हूं जो लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, हाँ। वो लोग आके उत्तराखंड के उन पहाड़ी जिलों में क्यों नहीं अपना निवास बना रहे हैं? वो अपना घर क्यों नहीं बसाते वहां? वो अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप बहुत दूर मत जाइए, इस ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर पे सचिवालय है। ठीक है। उस सचिवालय में बड़े बड़े बाबू लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फन्ने खां लोग बैठे हुए हैं। क्या किसी व्यक्ति ने इन 20-22 सालों में ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल से अलावा कभी क्या सोचा है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ेंगे? वो वहां क्यों नहीं बस रहे हैं? लेकिन वहाँ कोई साधन ही नहीं है। वो साधन कौन क्रिएट करेगा? साधन यहाँ की जो प्रशासन सरकार करेगी। प्रशासनिक व्यवस्था ये प्रशासनिक व्यवस्था तब तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक हमारा जुड़ाव उस बात से नहीं होगा कि वो मेरे दादा का खेत है, मुझे उसको सरसब्ज करना है और मुझे उसको बचाना है। मुझे चीन वाले से भी लड़ना है जो पल्ली तरफ से आ रहा है, जो चमोली के बॉर्डर से आ रहा है, जो पिथौरागढ़ से आ रहा है, जो उत्तरकाशी से आ रहा है, जो सीमांत क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो सीमांत राज्य की है। इस राज्य को आप उन औरों से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप इसको आज इतने हल्के में लेंगे तो ये जो जिस प्रकार लोग आज सड़कों पर हैं, और सरकार भी बैकफुट पर आई है, सरकार को लगा कि वास्तव में एक बड़ा मॉब खड़ा होने जा रहा है, और ये अगर इस प्रकार से आंदोलन और बड़ा हो गया तो सरकार जिस प्रकार से कहती है कि भाई जिसका मूल निवास उसको अस्थायी निवास बनाने की जरूरत नहीं। अस्थायी निवास और मूल निवास के दोनों विषयों को जब तक आपने क्लियर कट नहीं करा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जिसके पास मूल निवास हो अस्थायी नहीं बनाएगा, फिर उस मूल निवास की आपको कट ऑफ डेट तो बतानी पड़ेगी कि अगर मेरे पास आज 1990 का बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र है, जब हम टिहरी जिले में थे मेरे पास बना हुआ है, उसका आज उसके कोई व्यवस्था नहीं रह गई, उसका कोई मायने नहीं बच गए। आप क्या करोगे उसका? जब आपने जो व्यक्ति 12-15 साल से यहाँ आ रहा है, जब आपने उसके राइट्स और आपके हमारे सबके राइट्स बराबर कर दिए, जब वो चीज़ें बराबर हो गई तो इसका तो कोई मायने नहीं रहा। फिर आप क्यों क्या झगड़ा था नित्यानंद स्वामी के साथ में? नित्यानंद स्वामी को क्यों हटाया गया था? नित्यानंद स्वामी को लेकर पहला प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया था कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो मूल निवासी थे हरियाणा के, हरियाणा के मूल निवासी आदमी को यहाँ से हटाया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी से, अपने आदमी को मूल निवासी को बनाया कि भाई भगत सिंह कोश्यारी होंगे, और तब से लेके एक परंपरा बन गई कि इन्हीं लोगों में से बनाना है। आखिरकार वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हमने राज्य बनाया है, अटल जी ने बनाया, अब जो नए जी आए हों संवार रहे हैं, अगर वही व्यवस्था है तो आपको इनको बताना पड़ेगा कि आखिरकार नित्यानंद स्वामी ने कौन सा पाप किया था। ये तो इनका पैरामीटर्स है उस दिन कि ये व्यक्ति इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा चलो मूल निवास भी जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन जो दिल्ली से चलने वाली डायरेक्ट सरकारें हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगी कि मूल निवास यहाँ का बने, और हम लोग जो यहाँ का वोटिंग प्रतिशत है वो ज़्यादातर एक विशेष पार्टी को या मतलब पार्टी विशेष को जाता है जो सेंटर से कमांड होती। तो इस प्रकार कैसे फिर मूल निवास बन पाएगा? क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हो तो इतनी मजबूत नहीं है, उनके एक पार्षद जीतना बड़ा भारी हो जाता है, और जो यहाँ की पार्टियां हैं हालांकि कुछ यहाँ के खुद पहाड़ी मूल के हैं लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली से, तो ऐसे में तो कभी मूल निवास बन ही नहीं पाएगा। अब ये गेंद तो सरकार के पाले में है, ये सरकार इस विषय को कैसे हैंडल करती है, और जो अगर उसको कायदे से नहीं करेगी तो हो सकता है कि हम लोग जब स्कूल डेज में थे तो मंडल कमीशन का आंदोलन था, स्कूल में हम पढ़ते थे, उस आंदोलन में हम भी शामिल होते थे। वो आंदोलन धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन में कन्वर्ट हुआ और वो सफल हुआ। उस आंदोलन में मातृशक्ति ने, युवाओं ने, सरकारी कर्मचारियों ने पूरा पार्टिसिपेट किया और अपना अलग राज्य हासिल किया। ये दिखाता है कि अगर आप वास्तव में किसी मतलब साफ मन से किसी आंदोलन को लड़ोगे उसकी हार नहीं होने वाली है।
जब वो आंदोलन उस दौर में सफल हो सकता था जब फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, अखबार बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, और किसी को बुलाना है तो कहीं हम जब टिहरी में होकर हम देखते थे कि भाई आवाज़ मारनी थी कि चलो भाई स्कूल बंद करते हैं, तो सारे लोग स्कूल कॉलेज सब इकट्ठे करके भीड़ जुटती थी। जब उस दौर में आंदोलन सफल हो सकते थे तो आज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तमाम अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने 3 अपने जो कानून बनाए थे कृषि कानून रिवर्ट करने पड़े। उनको मालूम चल गया था कि ये जो किसान सामने बैठा हुआ है इसकी मूल भावना क्या, ये क्या चाहता है, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। निश्चित रूप से आज जो आंदोलन, आज जो लोगों को डर लग रहा है कि भाई ये आंदोलन सफल होगा नहीं होगा, इसी देहरादून के भीतर आपने बॉबी पंवार का भी बहुत बड़ा आंदोलन देखा, हजारों लोग उसके साथ। आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। अगर बॉबी पंवार को जेल डालना पड़ा तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण था, उसको जेल डालना पड़ा ना। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड में देखा, हजारों लोग सड़क में, कोई उनको बुला नहीं रहा था, कोई कॉल नहीं थी, लोग स्वतः ही निकले और वो बाहर आए और उन्होंने सड़क में उस आक्रोश को, मतलब सरकार के लिए झेलना इतना मुश्किल हो गया था। उसके बाद भी सीबीआई जांच नहीं हो पाई। सीबीआई जांच नहीं हो पाई। उस दिन का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। उसी दिन जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम चल रहा था, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य वहां गई। रेखा आर्य की गाड़ी जो है वो जो नटराज होटल है उससे आगे नहीं बढ़ पाई। वो उस मॉब को देखकर, उन भीड़ को देखकर, वो उसने वहाँ होटल में बैठकर वहीं चाय पानी पिया और वहाँ से वापस आ गई। एक मिनिस्टर, स्टेट सरकार आपके साथ में, पुलिस प्रशासन आपके साथ, लेकिन आपने देख लिया कि वहाँ का माहौल क्या है। मिनिस्टर को दबे पैर वापस आना पड़ा। किसी को मालूम नहीं इस बात का अभी तक कि रेखा आर्य वहाँ 2-3 घंटे तक बैठे रही और वापस आ गई चुपचाप से। वो फेस नहीं कर, जिस दिन अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम चल रहा है उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। यस, तो निश्चित रूप से आज पब्लिक के दबाव का कारण था। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने बोला कि पब्लिक का इतना दबाव था, हमने देखा कि पूरा उत्तराखंड लगभग बंद था, एक आध जगह को अगर छोड़ दें, क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि परसों आज की खबर है जो विरलास की गिरफ्तारी हो गई है। छोटा सा मामला था, जमीन का मामला, उस पर सीबीआई बैठ गई। लेकिन अभी तक जो बॉबी पंवार 300 दिनों से तकरीबन बैठा हुआ है सीबीआई मांग को लेकर, और जो अंकिता भंडारी को लेकर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पब्लिक का बड़ा प्रेशर था, सरकार नहीं सुन रही है। दरअसल क्या होता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, ये भी एक बड़े सवाल है। उसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया था। उन्होंने कहा था ये जो वो रोस्टर चल रहा है भर्ती का, इसे कंप्लीट होने दीजिए, मैं सीबीआई जांच की संस्तुति करूंगा। लेकिन किसी ने उनको दोबारा याद नहीं दिलाया कि मुख्यमंत्री जी ये आपका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियो में कह रहे हैं, आपने कहा था कि भाई जिस दिन ये रोस्टर कंप्लीट हो जाएगा भर्ती का मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। लेकिन अब वो ये आंदोलन करने वाले भूल इसलिए गए कि साधन संसाधनों की जो मार पड़ती है, आप कितने दिन तक सड़क पर खड़े रह पाते हैं, नहीं रह पाते। वही मैं कह रहा हूँ कि मूल निवास वाला इशू भी है, जिसको लेकर आज विभिन्न दल के लोग आ रहे हैं जो क्षेत्रीय सोच रखते हैं, जिनको लगता है कि चलो हमारा बुरा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका बुरा ना हो, इस सोच के साथ जो देहरादून में इकट्ठे होने जा रहा है। सरकार भी कोशिश करके इसको मामले को डाइल्यूट कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें के पीछे साधन, संसाधन, ताकत और सबसे बड़ा जो आपके अंदर वो करंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर होगा तो मैंने कहा ना कि इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, इतनी बड़ी पावर की सरकार, वो सरकार अगर 3 कृषि कानूनों को वापस लेती है तो इसीलिए तो जन दबाव था कि पब्लिक थी। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ साफ मन से काम किया जाएगा, लोग इस भावना के साथ में जुड़ेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होंगे, वहाँ अलग अलग बैनर पे लोग नहीं आएंगे। जो सवाल है, हो सकता है कि देहरादून में आपको परसों उस भीड़ में जो है 25 प्रकार के बैनर दिखाई दें और वही सरकार की जीत होगी। अगर ऐसा हुआ कि वहाँ विभिन्न प्रकार के बैनर दिखा तो सरकार को लग जाएगा चेहरा चमकाने के लिए। निश्चित रूप से वो चेहरा चमकाने का अगर पॉलिटिक्स होगी तो उससे चंद लोगों को 2 दिन 4 दिन फेसबुक यूट्यूब पे तो चल जाएंगे वो लोग, उनको कुछ दिख जाएगा कि भाई चलो वो भी उसमें शरीक थे, लेकिन वो मूल भावना उसमें मर जाएगी। और मेरी इनके बैनर का एक फायदा ये भी तो हो सकता है कि देखिए कि इतने बैनर के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो मूल निवास की मांग कर रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है वो तो है कि लोगों को इकट्ठा करना है, चाहे वो बैनर की तरह हो रहे हैं, चाहे खुद इंडिविजुअल तरीके से हो रहे हैं। अभी हमने पिछली बार जिस दिन राजभवन घेराव था उस दिन भी देखा, उस दिन भी बहुत सारी संख्या में लोग आए, खूब भीड़ भड़ाका आया। वो अलग अलग बैनर आने से सरकार को पता चल गया कि कितने बिखरे हुए लोग हैं, ये कुछ घंटे के लिए तो वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यही बिखराव तो दिखता है जो आप चुनाव में देखते हैं। वहाँ एक उनकी तरफ से लड़ने वाला है, सामने से 10 खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें सरकार को पता है कि अगर ऐसा होता चलेगा तो वो चीज़ें सरकार के पक्ष में चली जाएंगी। लेकिन अल्टीमेट हमारा मानना है कि जो मूल निवास का सवाल है, उत्तराखंड के लोगों के अधिकार की जो लड़ाई है, जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड मांगा गया था, वो मूल भावना खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये जो सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार, इस सरकार के पास एक बहुत बेहतर अवसर है कि इस मसले का यहाँ पर अस्थायी समाधान कर दे। इस मसले का अस्थायी समाधान होना बेहद ज़रूरी है
अगर ये नहीं होगा तो ये भी अपने लिए बोला इस प्रदेश में एक नासूर बन के रह जाएगा, जो इस प्रदेश के लिए आगे बढ़ने के लिए घातक होगा। तो आपको लगता है कि अब चुनाव आने वाले हैं, अगर ये मूल निवास का जो मूल निवास की मांग कर रहे हैं, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं? चुनाव में इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे कब तक बर्तन धुलने दूसरे प्रदेशों में जाएंगे? फर्क तो वहाँ पड़ता है ना। आज कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई अगर आप राजस्थान के आदमी को जो है बल्क में भर्तियां कर रहे हैं, हमारा आदमी संविदा पे लगने के लिए सड़कों पे खड़ा है। आदमी आप देख रहे हैं रोज ठगी के मामले हो रहे हैं कि सचिवालय विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पे लाखों लाख रुपए की ठगी हो रही है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा? और असल बात वही है, ये जो लोग हैं इनको मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहिए इस बात को लेके कि आपने कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया का एक रोस्टर कंप्लीट होने के बाद आप इसकी सीबीआई करवाएंगे, तो करवाई जानी चाहिए। ये बात मैंने सवाल इसलिए पूछा, कई लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैं बाद में पढ़ूंगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है आपसे क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, चाहे चुनाव से ले लें चाहे मूल निवास से ले लें, आपस में चीज़ें टकराती हैं। तो अगर लोग नहीं मानते हैं, जैसे मैंने बोला है कि सेंटर से चलने वाली सारी की सारी ये सरकार है, और यहाँ पर आपने देखा ही है कि जब तक सेंटर की अनुमति नहीं मिले और सेंटर को लगता है कि भाई मूल निवास अगर होगा तो ये पहाड़ी जो है हावी हो जाएंगे, जो पहाड़ी मूल के लोग हैं, कई जो इसमें है अलग अलग जाति के भी रहते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो है पहाड़ी है, ये हावी हो जाएंगे, नहीं करना चाहेंगे तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाजपा को ज़्यादा मजबूत माना जाता है, कहते हैं कांग्रेस के पास तो इस समय चेहरे तक भी नहीं है। लास्ट में लोगों की तो मजबूरी है ना, मोदी जी के नाम पर कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, वो वोट डाल देते। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है इस तरीके से? सोल्यूशन सरकार को निकालना है। सरकार, हम जब सरकार के पास तो है ना, सरकार के पास तो ऑप्शन है। सरकार के पास ऑप्शन होता तो उनको आनंद फानन में एक वो परसों जो पत्र जारी करवाया गया कि भाई आपको अब अस्थायी निवास बनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के हो हल्ले से जो समाज में बात निकल कर आई, नरेंद्र सिंह नेगी का गाना आया, लोगों के अलग अलग पॉइंट से बात आई, तो वो मैसेज सरकार तक पहुंचा कि देहरादून में कोई बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, और उसको रोकने के लिए, उन बातों से, उन व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए सरकार ने वो लेटर जारी करा। सरकार इस बात को समझ रही है कि निश्चित रूप से ये अगर ज़्यादा फैल गया आंदोलन या ज़्यादा आगे बात बढ़ेगी तो उनके लिए जो है परेशानी खड़ी करेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके राज्य में कोई ऐसा आंदोलन हो जिससे वो अनकम्फर्ट हो। आखिरकार वही बात वही आएगी कि क्या इस प्रदेश की नौकरियों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासी का नहीं है? यहाँ के जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो यहाँ के व्यक्ति के लिए है नहीं है? यहाँ के जो ठेके मिल रहे हैं लोगों को, वो यहाँ का आदमी पेटी कॉन्ट्रैक्टर क्यों बना हुआ है? अगर भाई आप ऐसी सेवा शर्तें बना देंगे कि आप बाहर के लोगों को ही काम देना है, तो फिर इस प्रदेश को मांगने का क्या औचित्य रह जाता है? इसमें आपने 3 बातें बोली। एक तो आपने रोजगार की बातें बोली कि भाई यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कम से कम, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। चलिए हमने बात मान, जो आपने ठेकेदारी की बात करी, क्या इसमें भी लागू होना ठीक है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शायद उत्तराखंड में जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो नहीं हो पाएगा, और नेशनल लेवल के या जिनके पास इतने अपार पैसे हैं वो कर पाएंगे। वो नियम कौन बनाता है? वो नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि उनके जो पसंदीदा लोग दिल्ली में बैठे हुए, जो हरियाणा में बैठे हैं, जो गाजियाबाद बैठे हैं, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगहों पर बैठे हैं, उन लोगों को ठेके देने के लिए ऐसी लाइन खींच दी जाए। उनको पता है कि उत्तराखंड के लोग कितना कर पाएंगे काम को, कर उत्तराखंड के लोग रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी मजदूरी वहाँ कर रहा है, हमारा आदमी ढुलाई का काम वहाँ कर रहा है, सब काम हमारा आदमी कर रहा है, लेकिन काम किसी और के नाम पर है, और हमारा आदमी उससे डाउन पेमेंट में काम कर रहा है, घाटे में काम कर रहा है, यानी कि उसकी असल मलाई कोई और लेके चले गया। अब अगर वो पैसा यहीं उत्तराखंड के आदमी के पास आता तो वो काम ज़्यादा सॉलिड तरीके से होता। अभी जो सुरंग धसी है, जिसने बता रहे हैं कि 200-300 करोड़ रुपए डाउन पे काम ले रखा था, अगर वो किसी दूसरे के पास होता तो उसकी क्वालिटी में भी जो है फर्क रहता। हो सकता है कि जो लोग इतने समय तक अपनी जान वहाँ फंसाए रखे, ऐसी नौबत ना आती। यहाँ के साधन और संसाधन, 2 चीज़ों पर जब तक उत्तराखंड के मूल निवासी का पहला अधिकार नहीं होगा, आप उसको पहला अधिकार नहीं देंगे, तो तब तक पूरा पहाड़ इसी प्रकार से खाली होता रहेगा जो आज स्थिति है। आज पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। हमारे लोग जो देहरादून में, मतलब आदमी की जो 300-400 नाली ज़मीन पहाड़ में, और वो यहाँ 100 गज की ज़मीन का टुकड़ा लेकर वहाँ पर अपनी व्यवस्था लेकर किसी प्रकार अपने बच्चों को पालने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? वहाँ बाघ खा रहा है, सुअर उसकी फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं वहाँ, क्योंकि मंत्री विधायक जितने सारे लोग उनके सबके घर देहरादून में बन गए, हल्द्वानी में बन गए। ये लोग जो हमारे नीति नियंता है, गेंद इनके पाले में है। आने वाला इतिहास इनको याद रखेगा कि जिस वक्त 2023 में भी ये आवाज़ उठी थी, सत्ता में कौन लोग थे, कौन कौन किस क्षेत्र के विधायक थे, कौन वहाँ के सांसद थे, कौन ऐसे जनप्रतिनिधि थे, कौन किस पार्टी के अध्यक्ष थे, और उनका स्टैंड उस दिन क्या था।
ये लोग भी इतिहास में याद किए जाएंगे और इनका कंपैरिजन उस 94 के आंदोलन से भी जरूर होगा कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन माता बहनों ने अपने बेटों को गंवाया, अपने पति गंवाए, अपना घर बार बर्बाद हो गया लोगों का, और एक और ये लोग तो जिनके पास आज पावर है और ये कर सकते हैं, इनके पास एक बहुत बेहतर अवसर है। ये देखने वाली बात है कि क्या इस अवसर को ये लोग उत्तराखंड के हित में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये असल सवाल रहेगा। लग रहा है आपको? और करना चाहिए। मैं तो बड़ा होपफुल इस चीज़ को लेके। कई भाई साल हो गए हैं ना अभी तक, क्योंकि बड़ी बात है। भाई उत्तराखंड आंदोलन भी बहुत सालों तक लड़ा हम लोगों ने, हमने भी खूब लाठियाँ उस दौरान में खाई। और ये दूसरी बात है कि हमारा ध्यान कभी उस दिशा में नहीं गया कि हमें अपना वो जो है आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र बनाना चाहिए और मैं भी 3100 रुपये पेंशन वाली लाइन में कहीं अपने को लिखवा दूँ। हमारा वो भाव नहीं था, आज भी नहीं है। हम कहते हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे तमाम लोगों ने लड़ी है, हमारे गांव गले के लोग भी शहीद हुए, 2 अक्टूबर का तमाम तरह की चीज़ें हुई है। हम उस थीम में नहीं थे, लेकिन आज भी हमें होप है और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से ये आंदोलन लड़ा जाएगा, इसी भाव से जो चीज़ें आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि चेंज अगर मान लो मूल निवास आ जाता है तो कितना % तक चेंज लग रहा है आपको कि उत्तराखंड में हो पाएगा? निश्चित रूप से क्या होता है, पहले चीज़ अधिकार तो होता है किसी व्यक्ति का। अगर आज हमने माना है कि आज जो है ये हमारा खेत है, तो इस खेत के हम मालिक हैं ना, उस खेत पर वहाँ खेती करनी है, घर बनाना है, दुकान बनानी है, कुछ भी बनाना है, अगर किसी को लीज पे देना है तो पहला राइट आपके पास रहेगा ना। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति आके बैठ जा रहा है, उसकी सरकार में सांठ-गांठ हो जा रही है, वो चला रहा है और गवर्न कर रहा है चीज़ों को। लेकिन गजी भाई इसमें एक बात ये भी तो सामने पे आती है, अब जिसके पास पैसा होगा उसी को तो फायदा होगा। जैसे आपने बोला है कि लीज की बात करी है आपने, अब जो मान लीजिए जो धनी व्यक्ति होंगे तो उन्हीं का फायदा होगा। जो मूल निवासी है यहाँ का, जिसके पास जो आप बर्तन धोने के लिए इससे तो मजबूर हैं, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हो जिस बात का, उनका पैसा नहीं है। पैसा नहीं होगा, आदमी क्या करेगा? ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसको खाने को मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसे बच जाए। तो फायदा तो उसका वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, उसका फायदा कैसे होगा जो सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ एक गरीब आदमी है? उसका एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है। हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि आप सारी मलिन बस्तियों को हटाइए। इन्होंने कहा यहाँ जो है 20 लाख लोग हैं, इनको हटाना कठिन है, इनको बचाने के लिए अध्यादेश लाए। और उसी आदेश के आधार पर आपने चोपता में हजारों लोगों को बेदखल कर दिया। आपने कहा अतिक्रमण कर रखा, आपने उनके ध्वस्त कर दिए। वहाँ अतिक्रमण हो गया, यहाँ पर अध्यादेश। उत्तराखंड का कोई भी पहाड़ी कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। ये आवाज़ आज कहाँ से उठ रही है? क्योंकि रिसेंटली जब से ये बुलडोजर चल रहा है, कम से कम 20 से 22 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए। उनके बच्चे स्कूल की फीस दे रहे नहीं दे रहे, क्या किसी ने पूछा? जिनके ढाबे पे आपने बुलडोजर चलाया, जिनका आपने रिजॉर्ट तोड़ा, जिनका आपने टेंट कॉलोनियाँ तोड़ी, जिनका आपने सब ध्वस्त कर दिया, वो आपसे क्या मांग रहे थे? अगर अतिक्रमण का ही पैमाना है तो देहरादून में आप लाखों लोगों को आप जो है बता रहे हैं कि नगर निगम में इनको ज्वाइन करवा दीजिए, आप इनको जो है अपना वोटर बना दीजिए, वो आपको वोट देंगे। अगर इनके हट गए तो आपका जो वोट बैंक खिसक जाएगा। ये एकमात्र फार्मूला जिसको आप समझ सकते हैं कि वो बुलडोजर देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में क्यों नहीं चला, वो बुलडोजर सिर्फ पहाड़ में क्यों चला। और आज अगर पहाड़ का आदमी सड़क पर है, इसी पॉइंट पर खड़ा है कि आज वो फिर बेरोजगार हो गया। आपको लगता है कि जो आज मूल निवास की 23 साल बाद दोबारा से जो आवाज़ उठ रही है लगातार इस उसमें, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बुलडोजर यहाँ ना चल के जो पहाड़ों में चला, उसके बाद जो बेरोजगार हुए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि मूल निवास के लिए जो परसों इतनी बड़ी लड़ाई होने जा रही है? निश्चित रूप से इसके मूल में वही रोजगार है, इसके मूल में वही सवाल है। जो हमारे साधन और संसाधन है, उन पर जब हमारा राइट नहीं बच गया, आपने जो छोटे छोटे दुकान चला रहे थे लोग, ढाबे चला रहे थे, होटल खोमचे बना रहे थे सड़क किनारे, आपने सब उड़ा दिए। भाई उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? वो आपसे क्या मांग रहे थे? और अगर वो अतिक्रमण है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो इस अतिक्रमण को आपने क्यों नहीं हटाया? अगर आपने यहाँ उसको अध्यादेश की कैपिंग की है तो आपने उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? क्या पहाड़ का आदमी, आप कब तक उसको लूटोगे, कब तक उसको ठगोगे? और ये इतना भारी पड़ने वाला है, आपने पहाड़ में तो किसी को बचाया नहीं। देहरादून के अंदर आप जिनको बचा रहे हैं, जिनकी दुकानें बचाए, हरिद्वार उधम सिंह नगर में आपने जिनको बचाया, इनको बोल दीजिए जरा सीमांत राज्य जिले में जाके कहीं अपना जरा कारोबार शुरू कर दें, वहाँ जाके बैठ जाए। इनकी बस का नहीं है वहाँ बैठना। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे लोग जो छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे, 10-5 हज़ार कमा के अपना घर चला रहे थे, इन्होंने वहाँ बुलडोजर फेंक दिया। ये असल सवाल दिखाता है कि इस राज्य में जो यहाँ का मूल निवासी है वो अपने आप को कहाँ पा रहा है। और एक भी विधायक ने नहीं बोला, किसी मंत्री ने नहीं बोला कि भाई तुम यहाँ क्यों बुलडोजर चला रहे हो, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अगर सुदूर पिथौरागढ़ में आप बुलडोजर चला रहे हो, वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? ये हमारे जो लोग पहाड़ में हैं, ये निःशुल्क प्रहरी हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं। कारगिल वार हुआ, कारगिल वार की जानकारी कहाँ से मिली?
कारगिल वार की जानकारी कि वहाँ पर पाकिस्तान का आदमी आके बैठ गया है, जो वहाँ भेड़ चराने वाले लोग थे, भेड़ बकरी वाले, उन्होंने बताया कि भाई वो तो पूरा जीरो जोन रहता है, ये लोग कहाँ से आ गए। तो वो कौन लोग थे? वो वहाँ के मूल निवासी थे। मूल निवासी जो वहीं रह रहा था, अपनी भेड़ बकरी चराने गया, उसको मालूम है कि सामने पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान की सीमा है, और वहाँ पाकिस्तान के लोग सैनिक आके बैठ गए। उन लोगों ने भारत की सेना को ये सूचना दी। आज की तारीख में अगर माना से पार अगर आप जाते बद्रीनाथ के उस बॉर्डर पर, तो वहाँ कौन आपको जानकारी देगा? अगर वो इसी प्रकार पहाड़ खाली होते रहे और आप इसी प्रकार से पहाड़ के आदमी के साथ खड़े नहीं होने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला जो ये हमारा जो समय है, जो हमारे सीमांत राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तमाम तरह की घटनाएं, अगर इस दिशा में भारत सरकार को भी इसमें सोचना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि आप वहाँ बसाने का काम करेंगे, तो किसको बसाएंगे आप वहाँ? अल्टीमेटली उसी को बसाएंगे जिसका वहाँ खेत है, जिसकी वहाँ ज़मीन है, और उसको की भौगोलिक परिस्थितियों को समझता भी है। वो वही समझेगा और वही वहाँ रह रहा है, और आप उसके घर में बुलडोजर चला दोगे। इसमें गजू भाई, आपको लगता है कि जो ये क्षेत्रीय पार्टियां अभी तक रही हैं, इनका भी कहीं ना कहीं दोष है अभी तक, जो ये अपने लोगों को ये बातें नहीं समझा पाई, या जो कई क्षेत्रीय पार्टी का अगर एग्जाम्पल देते हैं तो यूकेडी का लोग एग्जाम्पल देते हैं, शुरुआत में विधायक आए, उसके बाद विधायक इन्हीं नेशनल जो है पार्टियों में चले गए, तो कहीं ना कहीं दोष इनका भी है कि लोगों को इन्हें समझा पाए और लोग इन्हें पसंद नहीं कर पाए। वो भी साधन के मारे हुए रहे हैं, साधन संसाधन के। जैसे आपने यूकेडी का उदाहरण दिया, तो यूकेडी के उदाहरण को आप इस प्रकार समझो कि आज की तारीख में कोई विधायक बन गया, तो विधायक बनने के बाद उन लोगों के घर बार सब आप देहरादून देख रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उस जिन्होंने वादे भी किए थे कि हम वहाँ रहेंगे, अभी तक उनके घर नहीं बने। उस पार्टी के जो विधायक निकल कर आए, आप चाहे किसी को भी देखो, वहाँ ओम गोपाल आपने वहाँ निकला हुआ देखा, आपने दिवाकर भट्ट देखा, तमाम तरह ये सारे जो लोग हैं, ये लोग उस यूकेडी में होने के बाद आज तक एक कार्यालय तक नहीं बना पाए। ये ऐसे एक विवादास्पद मकान में रह रहे हैं, जहाँ मकान मालिक इनको नोटिस देकर भगा रहा है कि तुम खाली करो, लोग इन पे एलिगेशन लगा रहे किराए नहीं दे रहे। तो एक क्षेत्रीय दल जिसके पास अपना कार्यालय का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, इसका मतलब वो मनी माइंडेड नहीं रहे ना। और बाकी लोगों को आप देखो, रूलिंग पार्टी के लोग देखो, हर जिले में दफ्तर, मंडल स्तर पे दफ्तर, शहर में दफ्तर, गाँव में दफ्तर, सब जगह। ये कहाँ से हो पा रहा है? क्योंकि जो क्षेत्रीय सोच के, जो हमारा आदमी भी आज यहाँ बैठा हुआ है, जो हम लोग भी हैं, हमने कभी भी आज तक जो लोग ये पनप रहे हैं जो बाहर से आके, हमने भी कभी उनको वो नहीं किया चेक कि तुम कहाँ से आए, तुम यहाँ क्यों यहाँ धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम देख रहे हैं अपने सामने होते ये सब चीज़ें। एक पहाड़ के व्यक्ति का स्वभाव बहुत सामान्य है, वो जल्दी से किसी को छेड़ता नहीं है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा आदमी आके जो है अपने बच्चे पाल रहा है, उसने कोई बात नहीं यार इसको पालने दो। लेकिन जब स्थिति ऐसी आती है कि आपके अपने बच्चों के जीवन पर संकट आ जाएगा और आप कब तक जो है वहाँ बर्तन धुलने जाओगे, तो उस स्थिति से बाहर आने के लिए ये जो पहल हो रही है कि यहाँ के मूल निवास पर, यहाँ की चीज़ों पर पहला हक उत्तराखंड के आदमी का होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं बहुत बड़ी सोच का आंदोलन है। ये उस पीढ़ी के लिए लड़ा जा रहा है जिस पीढ़ी को ये बारे में मालूम नहीं है कि वास्तव में उत्तराखंड आंदोलन क्या था, क्यों अलग राज्य मांगा गया था, इससे पहले लखनऊ जाना कितना बड़ा दुष्कर था, मंत्री विधायक क्या होते थे, तमाम चीज़ें होती थी। आज चीज़ें बदल गई हैं, हमारा आदमी लॉस में आ गया है, बहुत भारी नुकसान में, और इसीलिए ये ताकि जितना लॉस हो गया उसको कम से कम जो है वहीं पर रोक दिया जाए। चलिए, वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। हालांकि अब 23 साल बाद एक जागृति नज़र आ रही है, लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं, और मूल निवास की बात तब कर रहे हैं। बड़ा सॉलिड पॉइंट आपने मुझे बताया जी भाई कि जब लोगों के मकान टूटे गए, जब लोग बेरोजगार हो गए, और यहाँ के मलिन बस्तियों के नहीं टूटे गए, यहाँ के अध्यादेश लाया गया, तब जाकर अब लोगों को लग रहा है कि यार अब तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी का संकट है, और रोजी रोटी शायद तभी दे पाएगी जब यहाँ के मूल निवासियों का यहाँ के संसाधनों पर पहला हक होगा। अब देखते हैं, परसों बड़ा एक आंदोलन है देहरादून के अंदर, कितने लोग मूल निवास को लेकर सजग हैं और कितने लोग इस मूल निवास को समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।